हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, इस वीक की सबसे बड़ी अपडेट ये थी कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को अपने कराची टेस्ट के अंदर विक्ट्री दिलाई और इसकी सबसे नुमायाँ जो परफॉर्मेंस रही वो फवाद आलम की रही। खैर, ये न्यूजीलैंड के बाद पूरी टीम अंडर प्रेशर थी, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर मैनेजमेंट के ऊपर भी था, प्लेयर्स के ऊपर भी था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया पूरे पीसीबी के ऊपर और तमाम सिस्टम के ऊपर। एक लड़का जो 11 साल परफॉर्म करता रहा और उसको टीम में चांस नहीं दिया गया, बट वो जब टीम में आए उन्होंने बैक टू बैक सेंचुरीज बनाई और पाकिस्तान टीम को फतह दिलाई। इसी हवाले से आज का हमारा शो बड़ा ही स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली देते आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर हम बात करें तो हमेशा रिकग्निशन फास्ट बॉलर की रही है, बट जो विकेट कीपर है उसका भी बड़ा ख़ास नाम रहा है। ये लेगेसी स्टार्ट होती है वसीम बारी से, मोइन खान, राशिद लतीफ़ आते हैं, फिर इस टेन्योर के अंदर एक ऐसा कीपर आता है, ना सिर्फ वो कीपिंग करता है बट अपनी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की वजह से अपनी टीम में जगह बनाता है। डेफिनेटली आप सब पहुंच के होंगे। हमारे साथ आज मौजूद है कामरान अकमल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। नो प्रॉब्लम सर। कामिल भाई, आज आपसे बड़ी ज़्यादा डिस्कशन करनी है। जैसे मैंने अपने इंट्रो में फवाद आलम का जिक्र किया कि कामरान अकमल परफॉर्म करता जा रहा है, हर साल डोमेस्टिक के अंदर चांस नहीं मिल रहा, क्या मोटिवेशन है अब आपके पास? देखिए, मोटिवेशन मेरी आप लोगों की दुआएं हैं, जी। मेरी फैमिली की दुआएं हैं और मेरी लगन, मेरी मेहनत है और जुनून है मेरा, और यही मोटिवेशन है। और खेलते रहेंगे जब तक ये जुनून है, लगन है, और परफॉर्मेंस देते रहेंगे। जो भी क्रिकेट मिल रही है अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा अल्लाह का शुक्र, जितना करूं उतना कम है कि जो मैं था उससे कई ज़्यादा मैं क्रिकेट खेल गया हूं जी। और सब अल्लाह का करम है और मज़ीद खेल रहा हूं। इससे बड़ी खुशी क्या मुझे नहीं, आप मैं इसीलिए क्वेश्चन पहला स्टार्ट इससे लिया कि जब एक प्लेयर परफॉर्म करता है और ऑब्वियसली जिस तरह आप माशाल्लाह इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, जब टीम में जगह नहीं बनती, नाम नहीं बनता, नाम नहीं आता और दूसरे को मिल जाता, तो उस टाइम प्लेयर क्या सोचता है? आपकी मोटिवेशन उसमें क्या होती है? अभी मैंने कभी रिसेंटली एक वीडियो आपकी जारी हुई जिसमें आपने ट्रेनर आपके टमी के ऊपर बैठे हुए हैं और काफ़ी वो हैवी वेट लग रहे हैं और आप जिस तरह की एक्सरसाइज उनको बिठा के कर रहे थे, तो वो एक आम बंदे का काम नहीं है। इरफान साहब, वो ट्रेनिंग मैं खुद नहीं कर रहा था, वो ट्रेनर ही करवा रहा था। वो मुझे, अगर मैं खुद कर रहा होता मुझे ख्वाबों ख्यालों में भी ना होता कि ये मैं ऐसी एक्सरसाइज कर सकता। वो ट्रेनर है, प्रोफेशनल है, उसने मुझे जो कहा वो मैं कर रहा था। लेकिन देखिए, अफसोस है, ये आप नहीं कह सकते कि एज अ प्लेयर मुझे अफसोस नहीं है कि इतनी परफॉर्मेंस देने के बावजूद चांस नहीं मिल रहा। लेकिन कुछ चीज़ें होंगी सिलेक्टर्स की तरफ से भी, कप्तान की तरफ से भी, कोच की तरफ से भी, जो कम्बिनेशन बनता है 15 का या 11 का, उसमें नहीं मैं फिट बैठ रहा, नहीं चांस मिल रहा। लेकिन ये है कि मेरी तरफ से जो मेरी कोशिश है वो मैं अपनी 100% करता रहूँ। अपनी फ़िज़िकल फिटनेस है, मेरी डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस है, जो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ उसमें 100% अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस दूँ, चाहे वो PSL है, चाहे सेंट्रल पंजाब की टीम है। अब आया ये सिस्टम, उससे पहले मेरी वापडा थी, वापडा से पहले 16-17 साल मेरी नेशनल बैंक थी, तो वो उस टीम के लिए मैं 100% कमिटमेंट देता था। मेरा काम ये है कि मेरी तरफ से कोई शिकायत ना मिले, जब भी मैनेजमेंट बुलाए या मौका मिले या बातचीत हो तो ये ना कहें कि ये फिज़िकली फ़िट नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो ये एक्सक्यूज़ मेरी तरफ से ना हो। बाकी उनकी मर्ज़ी है, सिलेक्टरों की मर्ज़ी है। जवाब अभी भी वो फवाद आलम की जैसे आपने बात की है, चल रहा है जी, वो चल रहा है। वो जवाब अल्लाह को देना उन्होंने, जिन्होंने नहीं रखा। अभी मैं सुन रहा था काफ़ी जगह पे इंजी भाई को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, वो बहुत ज़्यादा उनकी क्लिप्स बनाई जा रही हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादती है। उन्होंने कहा जी राम प्रकाश जो इंग्लैंड की तरफ से जिसने 100 सेंचुरियां की, उसको नहीं खिलाया गया। उस टाइम देखें, इंजी भाई सिर्फ इंजी भाई नहीं थे उस टाइम, जो पिछले जो कोच भी रहे हैं, जो कप्तान भी रहे हैं, इवन 7 सिलेक्टर 2009 से 21 तक 7 भी सिलेक्टर आए हैं। देखें, ये उनको भी कहे, सिर्फ इंजी भाई को टारगेट बनाना मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। उन्होंने जो भी किया एज ए प्लेयर भी बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी पाकिस्तान के लिए और बड़ी परफॉर्मेंस है उनका, दुनिया में नाम है। लेकिन वो कभी, मैं ये नहीं सोच सकता, क्योंकि मैं उनके अंडर खुद खेल के आया हूँ एज ए
कप्तान उनके साथ मैं तो 7-8 साल खेला जी हूँ, ऐसे ही। लेकिन एज ए कप्तान जो वो टीम को लेके चले हैं, लड़कों को लेके चले हैं, बड़ा ज़बरदस्त लेके चले हैं, टीम बना के दी उन्होंने। ठीक बात। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो कोचेज आए हैं या कुछ कप्तान आए 1-2 पाकिस्तान के, उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट किए कि पाकिस्तान का लेवल कितना नीचे चला गया, आपको ही पता है कि कितना स्टैंडर्ड नीचे चला गया। ये सारी बातें करने से पहले थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा आपके अर्ली डेज़ के हवाले से कि आप माशाल्लाह 3 भाई इंटरनेशनल क्रिकेट, 7 भाई हैं माशाल्लाह आप, और जिसमें से 3 इंटरनेशनल खेले। तो ये मोटिवेशन सारे भाइयों में क्या आपके फादर की तरफ से आई? वो क्या फैमिली के घर में क्या कोई और काम नहीं होता था, सिर्फ क्रिकेट होती थी क्या? देखिए क्रिकेट बिल्कुल नहीं होती थी। अच्छा। ऑनेस्टली बताऊं, मेरे फादर की बड़ी ख्वाहिश थी, उनकी बड़ी मेहनत है मेरे साथ, मेरे भाइयों के साथ, और जैसे वो लेके जाते रहे हैं, जैसे मैंने क्रिकेट खेली है, जिन हालात में खेली, मैं आपको आप सोच नहीं सकते, ना मैं बयान कर सकता हूँ। आप इरफान भाई मेरे बड़े भाई हैं, उनके तो आप काफ़ी करीब हैं, आपने उनको भी देखा होगा, उन्होंने कितनी मेहनत की है, ओवर टाइम लगा के मेरी क्रिकेट की सामान के लिए मुझे क्या नाम है सामान लेना पड़ता था। अच्छा। लेकिन ये है कि वो टाइम भी है, अब टाइम भी है, लेकिन फैमिली की मेहनत और सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। जो मुझे मिली, मेरे बाद मेरे दोनों भाइयों को मिली, तो अल्लाह का शुक्र है, जितना अल्लाह का शुक्र करे उतना कम है। 2002 में डेब्यू होता है, जिसमें उस टाइम जो नाम थे बहुत बड़े नाम थे, मोइन खान और राशिद लतीफ़, और दोनों का इतना ज़बरदस्त कंपटीशन था, और कीपिंग के अलावा बैटिंग के अंदर, तो उनके अंदर आके अपना नाम पैदा करना, टीम के अंदर शामिल होना, वो क्या फीलिंग थी उस टाइम आपकी? क्या मोटिवेशन, क्या लेवल क्या था? देखिए इरफान भाई, मोटिवेशन तो ये थी कि खेलना पाकिस्तान के लिए, एक तो मेरी फैमिली की ख्वाहिश मेरे वालिद साहब की है, और जैसे मैंने मेहनत की है, जैसे स्ट्रीट क्रिकेट से खेला हूँ, मेरे वालिद साहब ने जैसे मुझे खिलाया, ये बड़ी मोटिवेशन थी मुझे जी। और दूसरा देखिए, मुझे एक तो जूनियर लेवल पे भी नहीं खिलाया जाता था, अंडर 19 भी नहीं खिलाया जाता था, अंडर 15 का टूर किया और अंडर 19 के 2 मैच। सिलेक्शन कैसे हुई वो जरूर बताइए। वो मेरी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस। मैंने डोमेस्टिक में लाहौर से खेला हूँ, आमिर मलिक कप्तान होते थे, उन्होंने मुझे खिलाया, फुल चांस दिया। आमिर हयात रोकड़ी साहब होते थे प्रेसिडेंट, उन्होंने बुला के मुझे खिलाया कि 2 टीमें होती थी, एक टीम में तुमने खेलना, सारे मैच खेलने हैं, परफॉर्मेंस करना तुम्हारा काम है। जब इतना कॉन्फिडेंस अंडर 15 खेल के आओ, 16-17 साल का लड़का हो तो मिल जाए, तो वो लड़का कैसे नहीं परफॉर्म करेगा जब 10 के 10 मैच मिलेंगे। सही, वो चीज़ मेरे लिए बड़ी मोटिवेशन थी। और जैसे आमिर मलिक थे लेके चला, वो प्रैक्टिस भी मुझे इतनी करवाते थे अर्ली, जब मैंने स्टार्ट की थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, वहाँ से मौका मिला, मुझे खिलाया। फिर नेशनल बैंक ने मुझे खिलाया, इकबाल कासिम साहब हमारे स्पोर्ट्स हेड होते थे, नेशनल बैंक में मैं चला गया, वहाँ पे अफजाल भट्ट, डॉक्टर जमील जो मेरे कोच भी हैं, उन्होंने खिलाया। लेकिन जो मेरी जहाँ से क्रिकेट स्टार्ट हुई है वो है क्लब क्रिकेट, जहाँ से मैंने सीखी है, जहाँ से मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट की है क्रिकेट, वो मेरी क्लब क्रिकेट है। उसका स्टैंडर्ड इतना हाई होता था, मैचेस होते थे और इतना कंपटीशन होता था, और इतने वीक के कुछ 4-4, 5-5 मैच होते थे क्लब क्रिकेट के, टूर्नामेंट के इतने मैचेस होते थे, जो आजकल पिछले 6-7 साल से बिल्कुल ही क्लब क्रिकेट खत्म हो गया। इसी से मैंने ये क्वेश्चन आगे करना था, बट अभी आप जिक्र कर रहे हैं तो कर लेता हूँ कि अब अनफॉर्चुनेटली ना क्लब क्रिकेट रही, ना रीजन क्रिकेट रही, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खत्म होगी, स्कूल कॉलेज क्रिकेट पहले ही कुछ अर्सा पहले बंद हो गई थी। अब जो रिसेंटली लास्ट 1.5-2 साल से डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हो गई है, मैं अपने हर शो में इस पे बात कर रहा हूँ, इवन सब लड़कों से, आप लोगों से भी बात की जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं, या डिपार्टमेंट के जो लड़के जिनको टेक केयर कर रहा था, 500-600 लड़का जॉबलेस हो गया है, सारे वो 192 के एम्बिट के अंदर आ गए हैं। तो अब इसको कैसे देखते हैं डिसीजन को? एक तो ये, और जब ये लड़के, चलो ये तो इस 6 टीमों के अंदर आके समा गए, आगे जब नया लड़का नीचे से तैयार ही नहीं हो पाएगा, तो वो कैसे देख रहे हैं पाकिस्तानी फ्यूचर को? आप देखिए, ये तो अब पीसीबी ने देखना, और आप हमसे या पीसीबी के चेयरमैन साहब से या वसीम खान से हम जवाब मांगते हैं ना कि ये आपने क्रिकेट चेंज किया। मेरा ख्याल गलत बंदों से आप सवाल करते हैं। आप मीडिया प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंच सकते हैं, आपका चैनल या दूसरा मीडिया वो पहुंच सकते हैं। उन्होंने सवाल भी किए, उन्होंने सारा बताया भी है, तो उनके कहने से हुआ सारा कुछ। लेकिन वो 20-25 साल ग्राउंड में आए नहीं है पाकिस्तान की, वो अपनी सियासत में बिजी थे। ठीक है, वहाँ पे ग्राउंड रियलिटी टोटली डिफरेंट है। उनका माइंड बिल्कुल, नो डाउट, बहुत बड़े कप्तान है, क्रिकेट की नॉलेज है उनको, लेकिन जो हमारी क्रिकेट, जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है ना, ये नुकसानदेह हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। लेकिन यह है कि प्राइम मिनिस्टर आज कहना कि डिपार्टमेंट क्रिकेट दोबारा से शुरू करवाएं पीसीबी को,
ये जितनी जल्दी इन्होंने बंद की उससे ज्यादा जल्दी ये डिपार्टमेंट क्रिकेट शुरू क्योंकि उसमें नुकसान लड़कों का हो रहा है, क्योंकि लड़के सफर कर रहे हैं, लड़कों के साथ उनकी फैमिली, हमें पता है, हम मिलते हैं ग्राउंड में भी आते हैं, कई लड़के, कई मैनेजमेंट के बंदे वो रुल गए हैं, कोई पिकअप चला रहा है, कोई डिलीवरी बॉय बना हुआ है, तो कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, ऐसे काम कर रहे हैं, तो दुख होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम बोल ही सकते हैं, बाकी काम तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। जी बिल्कुल, क्योंकि एक हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक स्पोर्ट बची है, अगर इसमें भी यही चीज़ होगा, पैसा खत्म हो जाएगा, प्लेयर के लिए मोटिवेशन नहीं रहेगा, तो लेके नहीं चल पाएंगे। अच्छा, कुछ मैं बात करना चाहूँगा आपके दोनों भाइयों के हवाले से भी। ओबियसली आपसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता होगा कि आप आए, उसके बाद अपने मेरिट के ऊपर ख़ासतौर पे पहले मैं उमर अकमल की बात करना चाहूँगा कि जिस तरह का वो टैलेंट आए, सबका मानना ये था कि शायद ये विराट कोहली के कंपेटिटिव किस्म का पाकिस्तान को क्रिकेटर मिला, और जिस तरह की शानदार परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी, अनफॉर्चुनेटली ग्रेजुअली किसी ना किसी सूनर और लेटर हमने देखा कि वो किसी ना किसी कंट्रोवर्सी के अंदर आते गए, और अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी की वजह से वो नहीं खेल पा रहे। एक तो आप एज ए एल्डर ब्रदर भी बताइए उनके बारे में कि क्या वो फील करते हैं और वो क्यों इस तरह की कंट्रोवर्सी में, आप जब तक देखा जाए तो आप इस तरह की किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आए। और दूसरा अपने अदनान के वाले से मैं पूछना चाहूँगा कि बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक हमें टेस्ट के अंदर कीपर मिला जो परफॉर्म भी कर रहा था, बट इंजरी के बायस वो बाहर होते हैं, फिर दोबारा उनको चांस नहीं दिया गया, तो दोनों का ज़रा बताइए। देखिए इरफान भाई, उम्र के मुतालिक मैं जितना भी कन्विंस कर लूँ आप मानेंगे नहीं, क्योंकि नहीं, हम मानने के लिए तैयार हैं, हमने बुलाए इसीलिए। देखिए आज बैठने का मकसद भी उसके मुतालिक जो एक रेपुटेशन बन गई हुई है ना पिछले 5-6 साल से, जो बंदों ने रेपुटेशन बना दी है, वो चेंज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो फोकस क्रिकेट की तरफ है। जो भी है गलती की उसने, अभी जो सज़ा मिली हुई है उसको, गलती के मुताबिक सज़ा बहुत ज़्यादा है। जो रिसेंटली उससे पहले जिनको मिली हुई है, मोहम्मद इरफान को हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो लेना भी नहीं चाहिए अभी, लेकिन ये है कि उनको क्या प्रेसिडेंट है ना, एक बंदे के साथ कुछ ट्रीट किया गया, दूसरे के साथ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना। तो क्रिकेट के साथ, उम्र के साथ भी ऐसा ही बिहेवियर था मैनेजमेंट का, लाइकिंग डिसलाइकिंग जितना भी कुछ कर लेता, वो एक आंखों में बस गया ना कि भाई इसकी रेपुटेशन ये है, इसको वैसे ही हमने ख़राब करना, तो उन्होंने वैसे ही करना, चाहे वो जितना मर्जी परफॉर्म करे। ये नहीं सोचते जिन्होंने ये काम शुरू किया है, प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मीडिया की नहीं, ठीक है, कि जब वो खेलते थे वो क्या थे, अगर उस वक्त आज का मीडिया होता ना, ये दूसरा मैच भी ना खेलते। सही बात। जो हरकतें थी, जो मैंने देखी, जो मैंने गुजारा इनके साथ टाइम, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, लेकिन एज अ प्लेयर भी थोड़ा सा एहतियात ही करनी चाहिए उमर को भी, और क्रिकेट की तरफ ही फोकस था। छोटी सी गलती है, फेलियर टू रिपोर्ट बताने भी गया, मिल नहीं सका, उसके बाद देखें क्या, उसकी सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, ये इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सज़ा उतनी होनी चाहिए जितनी आपने पहले दी हुई। आपने पहले अगर 2 साल भी दी होती ना, तो उमर डिज़र्व करता था 3 साल, लेकिन अब उन्होंने क्या नाम है, उमर को टारगेट बना के कर दिया, जिन्होंने भी की है वो तो की, तो पीसीबी ने, एंटी करप्शन नहीं है, लेकिन खैर अभी फैसला आना है। हाँ, उनका फैसला आने वाला है, हम दुआ करते हैं वो जल्द से जल्द, मेरी तो दुआ है, वो भी खुद इतनी मेहनत कर रहा है, जल्द से जल्द फील्ड में आए, अपनी क्रिकेट की तरफ फोकस है उसका, अभी भी जितने 10 महीने हो गए ऑलमोस्ट, वो क्रिकेट की तरफ ही फोकस है, अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। तो लेट्स सी, जब बैन उतरेगा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जो सबकी शिकायतें वो ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। और अदनान की जहाँ तक बात है, वही इंजरी की वजह से वो बाहर हुआ है, उसके बाद जगह नहीं मिल सकी, सरफराज ने बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, उसके बाद कप्तान बन गया, बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया। ये हमारा कल्चर है, हमारा कोई प्लेयर अनफिट हो जाए, उसकी जगह कोई दूसरा आ जाए ना, तो वो फिर लाइन से बाहर हो जाता है, तो ये मेरे ख्याल से किसी भी प्लेयर्स के लिए ठीक नहीं है। और दुनिया में ऐसी मिसालें हमने देखी हैं, जो उनका प्लेयर्स अनफिट हुआ है वो वापस आया, रिकी पॉन्टिंग टेस्ट मैच से बाहर हुआ, ब्रैड हॉज बैट्समैन था, 200 किया उसने टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका, ऐसे ही बिल्कुल सही बात, तो आके पॉन्टिंग ही खेला। शुक्र है वो ब्रैड हॉज ने पाकिस्तान की टीम की तरफ से नहीं किया, नहीं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाबर को भी कह देना था बाय बाय, हफीज को भी कह देना था, उस वक्त वो पेन यूनुस खान को भी कह देना था बाय बाय, उसने 200 कर दिया। अभी देखिए पेन उनका कैप्टन है, बट वेड उनका पुराना कीपर था, तो उसको वो साथ कैरी कर रहे हैं, कभी भी इस तरह पेन 7-8 साल के बाद कम बैक हुआ उसका, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं। लेकिन वेड का मैं बता रहा हूँ कि मैथ्यू वेड उनके साथ कंटिन्यूसली टीम के साथ है, ये नहीं उन्होंने कर दिया कि एक कीपर को खिलाया तो दूसरे को उन्होंने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। अब आपको पता है कि जब वो टीम में आया तो उसकी एवरेज 22-23 की थी टेस्ट मैच में,
तो अब टीम में एज अ बैट्समैन खेल रहा है, ऐसा ही क्योंकि उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। उन्होंने क्या नहीं, इसने परफॉर्म किया और टीम से बाहर रहा 2 साल, पहले रेगुलर कीपर था, अब इसको एज अ बैट्समैन खिलाएंगे। उसने एज अ बैट्समैन ऐसे में आप देखे 200 कर। मैं इसी तरफ आने लगा था कि हमारा जो प्लानिंग के साथ चलते हैं, हमारी प्लानिंग का थोड़ा सा फतूर है, हमारे में ईगो बहुत है, ईगो थोड़ी साइड पे करनी पड़ेगी। अच्छा, हमारा क्राइटेरिया ऑब्वियसली हमने एक रखा हुआ टीम के सिलेक्शन का कि आपकी कायदम ट्रॉफी है या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया बन गया है वो PSL बन गया है, या अभी तो 1-2 सिलेक्शन हमने जो T20 कप हुआ नेशनल उसकी बेस के ऊपर सिलेक्शन हुआ है। तो इसको कैसे देखते हैं कि हमने जब अपने लड़कों को रिस्पेक्ट दी, जैसे हमने शुरू में बात की कि फ़ाद आलम ने परफॉर्म किया या नुमान अली ने अभी परफॉर्म किया, उसने टीम को मैच जिता दिया, तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एज ए प्लेयर, आप क्या देखते हैं? और ये कितना नुकसानदेह है पाकिस्तान क्रिकेट को कि अगर आप 1-2 परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, चाहे वो T20 कप के अंदर हो या ये PSL के अंदर हो, टीम में डक कर देना लड़के को? देखिए नुकसानदेह तो काफ़ी है, 5 साल से यही काम होता जा रहा है और लाइकिंग डिसलाइकिंग पे एक तो टीमें बन रही है। और अभी भी आप देखें कि जीत किन्होंने पाकिस्तान को दी है। एक 11 साल डोमेस्टिक 12 साल खेलता रहा नुमान अली, सही है, वो आया। एक 11 साल 10 साल टीम से बाहर रहा और डोमेस्टिक खेलता रहा, ठीक बात, जितवाया उन्होंने ना जी। तो PSL के जितने बच्चे 1-2 परफॉर्मेंस से लेके आए हैं, उन्होंने क्या जितवाया हमें? सही बात है। उन लड़कों का भी नुकसान किया, पाकिस्तान की क्रिकेट का भी नुकसान हुआ। असल तो इसके जिम्मेदार कोच और कप्तान है, जिन्होंने ये पिछले 5-6 साल टीम बना के रखी हुई थी। कोई कप्तान 8वें नंबर पर टीम छोड़ के चला गया, कोई कप्तान सिर्फ टॉस करने के लिए चंज जंजर मंगन से रखा है ऐसी। तो ये नुकसान हुआ पाकिस्तान टीम को। अब लेट्स सी नया कप्तान है क्या करता है, उसकी प्लानिंग क्या है। आप काफ़ी कैप्टन के अंडर खेले, एक तो ये बताइए कि किसकी कैप्टनसी आपको सबसे अच्छी लगी? अफरीदी के साथ खेले आप, यूनुस और इंजमाम, काफ़ी ज़्यादा नाम है। एक तो ये बताइए किसकी कैप्टनसी आपको सबसे बेहतर लगी? और दूसरा, अब करंटली बाबर को हमारे तमाम आपके कज़न भी हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? एज ए प्लेयर कैसा देखते हैं और एज ए कैप्टन कैसा देखते हैं? लेकिन पहले अपना ये बताइए कि सबसे बेहतर कौन सा लगा? देखिए सबसे बेहतर नो डाउट इंजी भाई, ठीक, और बड़े कमाल के प्लेयर्स भी थे, मैच विनर प्लेयर्स थे, खुद की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती थी और लड़कों से भी यही डिमांड होती थी उनकी। हम बड़े लकी हैं उनके दौर में खेलने हैं और ऐसे प्लेयरों के साथ हम लोगों ने टाइम और ड्रेसिंग रूम शेयर किया है और सीखा भी बहुत कुछ है और टीम की फतवात भी बहुत ज़्यादा रही है उनके टेन्योर में। यूनुस भाई थोड़े एग्रेसिव थे, हाँ ठीक ठाक एग्रेसिव थे। हम वर्ल्ड कप भी जीते हैं T20 का, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर सके। मसला उनका थोड़ा सा आपको पता है कि ग्राउंड में एटीट्यूड वो और क्या एग्रेसिव इतना हो जाते हैं, नाराज भी जल्दी हो जाते थे। बस ऐसे ही है। लेकिन ये है कि हर कप्तान अपने अपने टाइम पे ठीक रहा, उनकी अपनी अपनी प्लानिंग ठीक रही। जो लंबा रहा वो मेरे ख्याल से इंजी भाई रहे हैं। और आपको सबसे अच्छा उनके साथ लगा? टाइम गुजारा मैंने उनके साथ, ड्रेसिंग रूम शेयर किया और बड़ी बड़ी सीरीज़ हम लोगों ने जीती उनके अंडर। और सिर्फ इंजी भाई नहीं, बॉब को बड़ा क्रेडिट जाता था, हमारे कोच थे। लेकिन ये खाली कप्तान टीम नहीं जितवा सकता या खाली कप्तान टीम नहीं बना सकता। वो इमरान भाई थे जो 92 में जिस टीम के साथ गए थे वो वर्ल्ड कप जीत के आ गए। बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि टीम बनाई, जीते कहाँ किस किस से जीते हैं और कोच की प्लानिंग क्या थी वो साफ नज़र आएगी आपको। 2003 से लेके 2007 तक आपको पता चल जाएगा कि कितनी विक्ट्रीज़ है, क्या अचीवमेंट है, कितने लड़के आए हैं, कितनी चेंजिंग हुई है, कितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उस टेन्योर में पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक जी। कामरान अकमल से गुफ्तगू जारी है, बट अभी प्रोग्राम में ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक से वापस आके हम इनसे बात करेंगे बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से। काइंडली स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कमी वैसे हम पूछते हैं बाबर आजम की कैप्टनसी और उन्हें एज ए प्लेयर कैसे देखते हैं। जी प्लीज़। देखिए एज ए प्लेयर तो नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है। टॉप 5 बैट्समैन आप निकालें वर्ल्ड के, उसमें से बाबर आजम टॉप 3 में आता है जी। तो ऐसी परफॉर्मेंस है उसकी। अब उसने टॉप 3 के कप्तानों में आना है। हमने मिसालें देखी जिन्होंने टीमें बनाई है।
मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सौरव गंगोली का, जिसने इंडिया की टीम को खड़ा किया, बनाया, धोनी जैसे प्लेयर्स और प्लेयर्स ऐसे लेके आया, मेंटालिटी लाया जीतने वाली। उससे पहले ऐसी मेंटालिटी नहीं थी इंडियन टीम ऐसे ही है, बिल्कुल। उसके बाद देखिए फॉलो करते आ रहे सारे कप्तान, ड्रेविड बना, फिर धोनी बना, विराट कोहली बना। वो मेंटालिटी बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती जा रही। हमारे अनफॉर्चुनेटली मेंटालिटी बनाई इमरान भाई ने, चलती गई, इंजी भाई तक बनती रही, उसके बाद फिर वो मेंटालिटी नहीं आई। वो मेंटालिटी अब कप्तानों की आई कि जैसे मैंने जिक्र किया, टॉस करने के लिए रखा, कोच जो कहे वो कर लेना, जो सिलेक्टर्स के वो कर लेना। अब बाबर आजम ऐसा प्लेयर है, टॉप 3 में आता है कि अब उसने इस वक्त टीम बनानी है पाकिस्तान की। जो हम आज से 8-10 साल पहले टीम की रेपुटेशन होती थी या उससे पहले होती थी, वो दोबारा कैसे लेके आनी है। हम 8वें-9वें नंबर की टीम से जीतते हैं, कितने अर्से बाद हम लोग किसी अच्छी टीम से टेस्ट मैच जीते। जी बिल्कुल ऐसे ही। अगर ये यूएई में होते या इनकी पुरानी टीम होती तो मेरे ख्याल से ये जैसी हमारी क्रिकेट का लेवल नीचे गया हुआ है ना, वो हंस के जीत के चले जाते। इस टीम में डिविलियर्स होता, हाशिम आमला होता या जैक कैलिस होता, डेल स्टेन होता बॉलर, तो मेरे ख्याल से उन्होंने हंस के टीम, बल्कि 2007 में जब उन्होंने कराची में टेस्ट जीता था तो हमारी बड़ी अच्छी टीम थी वो, लेकिन हाँ उस वक्त कितनी ज़बरदस्त टीम थी। जी। लेकिन उस वक्त भी आप देखें कि हमारी टीम में कितनी चेंजिंग थी। यूसुफ भाई नहीं थे, इंजी भाई नहीं खेले थे टेस्ट मैच, वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायरमेंट ले गए हुए थे, आखिरी टेस्ट मैच लाहौर में खेले थे। तो ये चीज़ें थी। लेकिन इस वक्त बाबर के ज़िम्मे बड़ी चीज़ें हैं, फ्री हैंड मिला हुआ मैनेजमेंट की। मेरा क्वेश्चन ये था कि बाबर को तो आप एज ए फैमिली मेंबर भी जानते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या वो टॉस वाला कैप्टन होगा या वो लर्निंग कैप्टन बनेगा और बड़ा वो एग्रेसिवली सारी चीज़ें खुद से लेके चलेगा? देखिए अब उसने देख ली है, 3-4 कप्तानों के अंडर खेल गया वो, कि अब टीम को ज़रूरत क्या है कि या मैंने टॉस करने के लिए बनना है कप्तान या टीम बनानी पाकिस्तान की, या मैंने ग्रेट कप्तानों में आना, जैसे धोनी है, गंगोली है, इंजी भाई है या इमरान भाई है जी, या पॉन्टिंग है, फ्लेमिंग है, कैसे कप्तान बना। न्यूजीलैंड की टीम आज देख ले कहाँ पे चली गई है। ठीक बात। फ्लेमिंग की कप्तानी में बनना शुरू हुई है, कप्तानी उसने डिसीजन लिए, तो ऐसे डिसीजन अब बाबर को लेने पड़ेंगे। देखिए फैमिली रिलेशन बाद में, अब वो पाकिस्तान का कप्तान है, अब उसने पाकिस्तान की टीम को देखना, पाकिस्तान की क्रिकेट को लीड करना, वो उसकी अब जिम्मेदारी है। कि परफॉर्मेंस पे तो कोई डाउट नहीं है, ग्रेट प्लेयर में तो कोई डाउट नहीं है, ऐसे ही अब उसने बनना है ग्रेट कप्तान। वो कैसे बनना है? अचीवमेंट आएगी, टीम जीतेगी, परफॉर्मेंस लड़कों से लेनी पड़ेगी, डिजर्विंग लड़कों को खिलाना पड़ेगा, फिर जाकर टीम जीतेगी। अच्छा, ये फैसले कप्तान के बड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, उसमें एक चीज़ जो मैं अक्सर जितने प्लेयर्स आते हैं उनसे इंटरव्यू में पूछता हूँ कि हमारी जो क्रिकेट थी वो पूरी दुनिया से कैचअप कर रही थी 2010 या 11 के वर्ल्ड कप तक। 11 के वर्ल्ड कप के बाद क्या देखा कि दुनिया का पेस क्रिकेट का बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो गया। ओडीआई की बात करें तो सब ने 300 350 तो ईजिली उन्होंने करना शुरू कर दिया। हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड रहा, अप्रोच रही क्रिकेटर्स की, वो यही रहा कि मैक्सिमम 250 260 किया और एक आधे प्लेयर ने स्कोर किया। अगर उमर अकमल चल जाता है या कोई और शायद अफरीदी चल जाता है, क्योंकि 2 ही प्लेयर रह गए थे हमारे पास। अहमद शहजाद था, लेकिन अहमद शहजाद का सॉरी वो स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम था। नहीं, जो भी था, लेकिन स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ, जिनका तेज स्ट्राइक रेट था। इरफान साहब मैं आपको बताऊं, उस वक्त इतना इसलिए ठीक होता था, हमारे पास टॉप क्वालिटी बॉलिंग थी। शुएब अख्तर जैसे बॉलर थे, उमर गुल जैसे, मैं वही उसी तरफ आने लगा हूं कि स्पिनर हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ ना, आप सईद अजमल वगैरह थे। सईद अजमल था, हफीज खुद बॉलिंग करता था, शायद अफरीदी ऑलराउंडर था, अब्दुल रज़ाक था। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि हमारी ब्रांड ऑफ क्रिकेट का मोड चेंज हो गया। जितने भी आपके जो लड़के उसके बाद भी इवन आते रहे, उन्होंने एक स्पेसिफिक स्टाइल के साथ क्रिकेट खेली और हम एक बाकी जो क्रिकेट है उससे थोड़ा सा पीछे रह गए। हम पर्टिकुलरली ओडीआई की बात कर लेते, यूएई कंडीशन के अंदर तो हम चले खेलते थे, जीत जाते थे, हमारे स्पिनर जैसे आपने नाम लिए बड़े आउटस्टैंडिंग थे। तो इसका क्या सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है या उस टाइम का कैप्टन रिस्पॉन्सिबल है या मैनेजमेंट वो रिस्पॉन्सिबल है? देखिए एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही हमने चेंज कर दी और ग्रूम भी नहीं किया। देखिए उसमें कोचेज आते हैं सबसे पहले, फिर कप्तान आते हैं जो कप्तान बने हैं, और फिर पॉलिसी आप देखें, प्रोसेस उन्होंने T20 से करना शुरू कर दिया सिलेक्शन का। ये नुकसान हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का कि हम लोग 250 तक रह गए, हम 250 प्लस चेज भी नहीं कर सकते थे।
सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में हमने शारजा में 300 किए हैं, उसके बाद हमने 2 साल के बाद जाकर 300 किए हैं। ऐसे ही, क्योंकि उसमें प्रोसेस बड़ा गलत आ गया कि आप सिलेक्शन देख लें, वो कैसे करनी शुरू कर दी उन्होंने, 1-2 इनिंग्सों पे करनी शुरू कर दी। PSL में कोई 140 प्लस बॉल कर दे, उसकी सिलेक्शन हो जाती। हाँ, ये नुकसान हुआ कि अभी आप देख लें, रिसेंटली नए चीफ सिलेक्टर आए हैं, उन्होंने टीम अनाउंस की है। नुमान अली, उससे पहले काशिफ भट्टी था, वो भी डोमेस्टिक प्लेयर था। फिर जफर गौर भी आया, लेकिन क्यों उस कोच ने, चीफ सिलेक्टर ने नुमान अली को खिलाया इस टेस्ट मैच में? क्योंकि उसने 12 साल उसकी क्रिकेट देखी है, उसके अंडर वो खेला, उसको पता है इसकी एबिलिटी क्या, डोमेस्टिक क्रिकेट क्या। तो ये क्या नाम है, उसके बाद इमरान भट्ट ने टॉप स्कोरर रहा, वो खेला। तो मैचेस उन्होंने जितवाए हैं जो प्रेशर हैंडल करते आ रहे हैं और रेड बॉल क्रिकेट को लंबा अरसा खेलते आ रहे हैं। सिलेक्शन पॉलिसी ये होती है, आप 2 से 3 सीज़न खिलाएं रेड बॉल से, फिर जाके सिलेक्शन करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, जैसे इस टेस्ट मैच में मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा कामिल भाई, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखने की है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने, जैसे इंडियन की अभी आपने एग्जांपल दी कि टीम गिरती है, हारती है, और उसके बाद आपके मेन प्लेयर चले जाते हैं और नए लड़के आके परफॉर्म कर देते हैं। एक का तो काफ़ी हद तक आपने आंस कर दिया कि हमारा ये जो आप यंगस्टर को चांस देंगे और वो परफॉर्म करेंगे। दूसरा, ये स्टेट ऑफ माइंड की मैं बात मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहूँगा कि एक जो लड़का नया टीम में आता है, हमारे सिस्टम में कोचेस का इस लेवल पे क्या रोल रह जाता है? क्योंकि कोच ने तो सिर्फ जब लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा या यंगस्टर ऐड हुआ टीम के अंदर, उसको उठाना है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कोचिंग का इस लेवल पे रोल होता है कि आप उसे गेम प्लान दें। एक तो हमारी पाकिस्तान की जो, क्योंकि आप मिसबा के साथ बहुत टाइम गुजारा है आपने, वकार यूनुस को आप बड़े लंबे टाइम से जानते हैं, एक तो इनको कैसे देखते हैं, और दूसरा मिसबा से जैसे ये चीज़ भी आप ग्रेजुअली उनसे हर चीज़ लेते चले जा रहे हैं। पहले चीफ सेलेक्टर का ओहदा लिया, फिर आप इसका भी ज़रूर बताइएगा, फिर अब बैटिंग कोच ले लिया गया, अब वो टीम भी अनाउंस नहीं कर सकते, बाबर को ये अथॉरिटी दे दी गई है। तो ये इसको सारे को कैसे देखते हैं आप? देखें, उनकी, आपने जैसे इंडिया की बात की है, वो प्रॉपर एक सिस्टम के साथ आए हैं, और वाशिंगटन सिर्फ वाहिद प्लेयर था 30 लड़कों में जो 3 साल से रेड बॉल क्रिकेट ही खेला। मेरी बात हो रही थी आकाश चोपड़ा से, सारा वो सिर्फ नेट बॉलर, नटरंजन को भी वो एज ए नेट बॉलर लेके गए हैं, शार्दुल ठाकुर को भी नेट बॉलर लेके गए हैं, और मोहम्मद सिराज को भी, कि वहाँ पे अलाउ नहीं है कि बाहर से आके कोई लड़के नेट पे बॉलिंग कर सके, प्रैक्टिस करा सके। तो हिसाब लगा लें कि वो प्लेयर्स डोमेस्टिक में खेलते हुए आ रहे हैं, एक सिस्टम के साथ आ रहे हैं जो प्रेशर हैंडल कर सके हैं। और हम लोगों ने सिलेक्शन जैसे मैंने की है T20 से, उसका नुकसान हुआ। हमें डोमेस्टिक क्रिकेट से प्लेयर मिलेंगे, प्लेयर टेम्परामेंट वाले, टेक्निक वाले, रन्स करने वाले, मेंटली स्ट्रॉन्ग। वो डोमेस्टिक क्रिकेट जो 2-3 साल खेलेंगे ना, वो वैसे ही मिलेंगे, और वही प्रोसेस रखना पड़ेगा। उसके बाद मिसबा की आपने जैसे बात की कि पहले चीफ सेलेक्टर थे, मेरे ख्याल से वो एक्सपेरिमेंट बैकफायर हो गया, PCB ने बनाया। मिसबा ने खुद तो नहीं कहा होगा कि मुझे चीफ सेलेक्टर भी बनाए, बैटिंग कोच भी बनाए, हेड कोच भी बनाए, वो बड़ों ने कहा होगा तो वो बनाना, ऑफर की होगी तो उसने एक्सेप्ट की होगी। अब उन्होंने में कोई ऑफर एक्सेप्ट कर दे तो रिजेक्ट कोई नहीं करता, तो वो मिसबा ने, वो अब उन्होंने ले लिया। इससे पहले भी हम लोग भी हर कप्तान के अंडर खेले, कप्तान ही 11 बनाता था, ठीक है, मशवरा करता था सिर्फ कोच के साथ। सिर्फ अफसोस ये है कि ऐसी बात मीडिया पे करने की ज़रूरत क्या है? अच्छा। या PCB को पता नहीं है? नहीं, उसमें कुछ मेरे प्लेयर से या कुछ काफ़ी मैंने लोगों से बात की कि क्योंकि शायद अभी जैसे शादाब कैप्टन था T20 में, फिर रिजवान को चांस दिया गया, तो वो कह रहे हैं कि कैप्टन को सेटल नहीं हो पा रहा था, अथॉरिटी सारी इन्होंने अपने पास रखी हुई थी दोनों कोचेज़ ने, और जब ये क्रिकेट कमेटी के आगे सब पेश भी हुए, किसको कहा जी, किसने कहा ये? बस वो आपको बता दूंगा मैं किसने कहा, लेकिन बताने का मकसद ये है कि जब ये क्रिकेट कमेटी के आगे पेश हुए तो सब ने अपने रिस्पॉन्स में यही दिया कि सिलेक्शन नहीं होती, और बाबर ने भी यही उनको चीज़ कही कि ये अथॉरिटी मेरे पास हो ताकि मैं लड़कों को, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा, फिर मैं अकाउंटेबल होऊंगा। तो क्या कोच से ये चीज़ें लेना ठीक था या अनाउंस करना गलत था? अनाउंस करना गलत था मेरे ख्याल से। कोच की रिस्पेक्ट है, इज्जत है, कोई भी कोच हो, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग बड़े बड़े कोचों के अंडर खेले हैं, कप्तानों के अंडर खेले हैं, कप्तान ही 11 लिखते थे, उस वक्त कोई भी नहीं बात करता। इसी के साथ सेकंड कनेक्टेड क्वेश्चन ये है कि पहले होता था कि आपकी प्लेयर जो टीम बनती थी 1 या 2 दिन पहले अनाउंस कर दिया जाता था। अब जब से ये करंट मैनेजमेंट आई है, ये अनाउंस सुबह करती है 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले।
इन दोनों में से कुछ प्लेयर्स का मानना ये है कि ये हमें पहले बता दिया जाए, हम मेंटली ताकि प्रिपेयर रहें, और जाके ओबियसली हमें रात को पता हो, 2 दिन पहले पता हो कि मैं ये गेम खेलनी है, मैंने ये मैच में मैं हूँ। अब वो जब सडन बताते हैं तो लड़के कहते हैं वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, और ये सडन इंडक्ट कर देते हैं टीम में। तो इस डिसीजन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो इसलिए नहीं अनाउंस करते, मीडिया पे आ जाती फिर सारी टीम। नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट लड़कों को तो बताएं ना जी। नहीं, लड़कों को बता, मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, समटाइम ऐसे पिच के मुताबिक समझ नहीं आ रही कि जब सुबह आएंगे उस वक्त लुक्स कैसी होगी पिच की, उसके मुताबिक वो टीम बनानी होती है और लड़कों को बता दिया जाता होगा। लेकिन ये है कि मीटिंग में अक्सर ऐसा बताना अच्छी बात है, प्लेयर्स को भी पता हो कि कल मैं खेल रहा हूँ, मेंटली रिलैक्स हूँ, सोने से पहले मैं अपने प्लान सोच के रखूँ कि मैंने क्या करना है इस मैच में। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, और इवन वो प्लेयर सुबह की प्रैक्टिस जो सेशन है उसके मुताबिक करें। लेकिन अभी जो इस मैनेजमेंट ने जो आप कह रहे हैं कि बता नहीं रहे, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं अभी तक ना मिलता हूं, ना मेरी जैसे आपके ज़राया मेरे नहीं है, ऐसे ही ये लड़कों को बता देते होंगे। नहीं, वो नहीं बता रहे, ये मैं बड़े आपसे कंफर्म ये रिपोर्ट दे रहा हूं कि नहीं बता रहे। आपकी रिपोर्ट है, मैं भी इनके साथ इतना अरसा रहा हूं, मुझे भी पता है। लेकिन ये एक लड़के को जो खेलते होंगे ना, उसको सेपरेटली बताते होंगे कि तुम खेल रहे हो और आप माइंड बना के रखना। नहीं, कई लड़कों ने तो आपके मीडिया पे आपने भी न्यूज़ देखी होंगी कि उन्होंने जब उनको अनाउंस किया गया तो उन्होंने एकदम बड़ा ये शॉकिंग कंडीशन के अंदर आ गए कि आप हमें फौरन बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे हैं। इंग्लैंड टूर पे सरफराज का आप सीधा नहीं, उसके अलावा भी हुआ, ये तो प्रोमिनेंट न्यूज़, क्योंकि सरफराज की तो आगे का बड़ा नाम था, कैप्टन रहा, तो उसने बोल दिया। जूनियर लड़के तो बेचारे वो बोलते ही नहीं है ना, उनके अंदर इतनी जुर्रत है। नहीं, वो सडनली कोई ऐसा एक आध डिसीजन हो जाता है, लेकिन मोस्टली बताया जाता है। अच्छा कमी, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो एरा था, बल्कि आपका एरा तो अभी भी मैं कहूँगा है कि सुपरस्टार बड़े आते थे, मतलब इंजमाम थे, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, शुएब अख्तर, आप, फिर यूनुस खान, मतलब जो भी आता था वो, अब्दुल रज़ाक, ऐसे नाम थे, मोहम्मद हफीज़, ये सारे ऐसे नाम थे कि अपनी रिकग्निशन बनाते थे और जब खेलते थे तो टीम को मैच जिता के जाते थे। अब ना सुपरस्टार बनता कोई, ना ऐसे प्लेयर के अंदर वो परफॉर्मेंस नज़र आती है, कोई चार्म नज़र आता है कि वो जाके टीम को मैच जितवाए। तो ये दोनों चीज़ों के फुकदान की असल रीज़न क्या लगती है आपको? देखिए, रीज़न कॉन्फिडेंस और मैच विनिंग परफॉर्मेंस, और सिक्योरिटी नहीं है लड़कों को कि हम आज का मैच खेल रहे हैं, अगला नहीं किया खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इस मैनेजमेंट ने उल्टा किया, आप करें या ना करें आपको खेलेंगे। शान मसूद कितने मैचेस खेला, कोई 6-7 मैचेस के बाद जाके ड्रॉप हुआ। अब आबिद अली 6 मैचेस हो गए, 150 है उसका, ऐसे ही कितना मौका मिल रहा है। अब लड़कों की मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस है, अब लड़कों का खुद प्रोफेशनल है कि हमने कैसे डिलीवर करना है, दिल बड़ा करके खेलना पड़ेगा। अब सोच एक्चुअली उस वक्त ये थी कि क्रिकेट की बात होती थी, जब भी गैदरिंग में होती थी, ऐसे बैठे हुए हैं, आपने कैसे स्कोर किया यूनुस भाई, यूसुफ भाई, आपने क्या इनिंग्स खेली है, मज़ा आ गया, क्या आपने ये शॉट खेली, कैसे खेली है। अब वो आजकल वो हफीज़ भाई मुझे बड़ी मज़ेदार बात आजकल वो बातें नहीं हो रही। हफीज़ भाई भी मुझे यही कह रहे थे कि हमारे पास जब पहले जब भी होता था तो हम क्या करते थे कि देखते थे एक मैच परफॉर्मर जिसने मैच जिताया, उससे सारे बैठते थे, उससे बात करते थे, फिर दूसरे दिन में अब्दुल रज़ाक बन गया, कामरान अकमल बन गया, कहते अब हमारा ड्रेसिंग रूम में क्या बात हो रही है, तेरा योयो कितना आया है, तो बेंच प्रेस कितने लाए ने, वही मैं बात कर रहा था। वो टोटल स्टेट ऑफ माइंड ही लड़कों को, और लड़कों के अंदर मुझे नहीं समझ आ रही कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान टीम का मिलता है तो उनके अंदर से वो अर्ज क्यों खत्म हो गई है कि हमने कुछ अपना नाम पैदा करना है। जैसे मैं आपकी 2 शानदार सेंचुरियों की बात करना चाहूँगा, वो ज्यादती होगी अगर ना की जाए। एक आपने मोहाली में की, ठीक है, जिस तरह पाकिस्तानी टीम का वो मैच बचाया। एक कराची के अंदर आपने की, जिस तरह शुरू में सारे 3-4 आउट हो गए और आपने सेंचुरी स्कोर की। आपकी वैसे पर्सनल दोनों में से बेस्ट मैच इनिंग्स कौन सी आपको लगती है? इरफान भाई, दोनों ही मेरे लिए कि पाकिस्तान एक हारता हुआ बच्चा है। हाँ, वो ड्रॉ किया हमने मोहाली में 2004 में जी, ऐसे और एज ए यंग प्लेयर हो, इंडिया जैसी टीम के खिलाफ, इतनी बड़ी टीम के खिलाफ, जिस टीम में सचिन और सौरव गंगुली हो कप्तान, जो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका एज ए कप्तान, और क्या नाम है, राहुल द्रविड़ जैसे और ज़हीर खान जैसे फास्ट बॉलर हो, कुंबले जैसा लेग स्पिनर हो, उस टीम के खिलाफ हारा हुआ मैच ड्रॉ करना, उसमें सिर्फ मैं अपने आप को नहीं क्रेडिट दूंगा, रज़ाक भाई को भी बहुत शानदार वो पार्टनरशिप लगी जी। और रज़ाक भाई के 70+ रन जो हम लोगों को मैच सेव करके, अगर रज़ाक भाई या मैं आउट हो जाते अर्ली तो शायद तो हम टेस्ट मैच हार जाते। लेकिन ये है कि वो अच्छा था हमारे लिए, दिन अच्छा था, एक बस कोशिश की है, पॉजिटिव माइंड रखा,
फ्री माइंड होके खेले हैं, अपनी गेम पे रहे हैं, उसमें कामयाब हो गए। वैसे ही कराची में दोनों को आप ये नहीं कह सकते कि दोनों में से बेस्ट कौन सी है, दोनों में से बेस्ट ही है मेरी, क्योंकि वो पाकिस्तान मैच शायद आप कह दें कि पाकिस्तान जीता, वो सीरीज जीता, वो सीरीज जीता। अच्छा, उसमें मेरी कई प्लेयर से बात हुई और इवन जब आप टीम में आए तो मोइन खान और राशिद लतीफ़ ने कहा कि ये पाकिस्तान का शायद वो विकेट कीपर बैट्समैन होगा जो वो रिकॉर्ड बनाएगा जो शायद किसी ने नहीं बनाया और आते टाइम तक ये रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली बैटिंग में तो परफॉर्मेंसेस आपकी बहुत सामने, कीपिंग के अंदर हमेशा में थोड़ा सा लगा। तो एक तो ये आप कैसे देखते हैं कि कीपिंग का क्या मसला रहा, क्योंकि कुछ प्लेयर ने बाद में एलिगेशन भी लगाए, अपना मलबा आप पे डाला कि कामरान अकमल ने, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए वैसे, कि उनकी वजह से हमारा कैरियर ख़त्म हुआ। तो और दूसरा ये ऐसी के साथ कि आपने लास्ट वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2017 में लास्ट अपना T20 और ODI खेला। अभी जो प्रैक्टिस है और जिस तरह माशाल्लाह आप PSL के अंदर भी परफॉर्म करते चले जा रहे हैं, तो कामरान अकमल खुद को कैसे देखते हैं कि क्या अभी भी आपके अंदर क्रिकेट बाकी है? क्रिकेट तो है, टीम के लिए कितने मोटिवेटेड है आप? देखिए, टीम का तो मैं अभी बिल्कुल नहीं सोच रहा। अच्छा। अभी सिर्फ सोच रहा हूँ PSL है और क्या नाम है, तकरीबन 20 दिन रह गए हैं शुरू होने में, उसकी तैयारी है। देखिए, मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कि मैं जो आ रही है चीज़ उसके मुतालिक ना सोचूं और उसके बाद जो चीज़ आ रही है उसके मुतालिक सोचूं, ना मैं वो आने वाली चीज़ के लिए फोकस रहेगा ना जो उसके बाद है उसके लिए। तो अभी PSL में देखेंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी ज़ल्मी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। PSL की थोड़ी सारा साल क्रिकेट चलती रहती है, प्रैक्टिस चलती रहती है। नहीं, उसमें जैसे PSL में माशाल्लाह आप वो वाइड प्लेयर हैं जो हर सीज़न में मेरा ख्याल है सेंचुरी बना देते हैं। तो एक तो PSL का स्टैंडर्ड को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप सारी ऑल ओवर द वर्ल्ड तमाम लीग भी खेलते रहते हैं और ट्रैवलिंग जिस तरह आपने हर जगह परफॉर्म किया है, एक तो PSL को कंपेयर कैसे करते हैं और PSL के स्टैंडर्ड को लेके अपनी परफॉर्मेंस के साथ अपनी ज़ल्मी के लिहाज से, क्योंकि मेरी वहाब भाई से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमारे लिए सबसे मेन प्लेयर जो है वो कामरान अकमल है, कि जिस तरह ऊपर से वो लेके चलते हैं और लास्ट इवन जो लास्ट सीजन में वो आप नहीं जीत सके तो उन्होंने कहा कि अगर कामरान अकमल चल जाता तो हम ज़रूर जीते। तो उसका कैसे क्या देखते हैं आप? देखिए, PSL का स्टैंडर्ड नो डाउट बहुत हाई है और जो प्लेयर आया, बड़े से बड़ा प्लेयर आया, पीटरसन भी आया, मॉर्गन भी आया, दुनिया का हर प्लेयर आया PSL में, और सब ने कहा कि जो PSL में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है ना, उसका कोई मैच नहीं है दुनिया में। बॉलिंग का उन्होंने कहा कि हर टीम में 145 वाले प्लस पेस वाले फास्ट बॉलर्स हैं और प्रॉपर 5 बॉलर्स हैं। और विकटें भी हमारी अब पाकिस्तान में जब से आई है बड़ी ज़बरदस्त विकटें बननी शुरू हो गई हैं। स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है, कंपटीशन टीमों का आपस में बड़ा ज़बरदस्त है और ये चीज़ हर कोई प्रेज़ करता है और अप्रिशिएट भी करता है और फुल क्रेडिट देना भी चाहिए। जैसे क्वालिटी रखी हुई है क्रिकेट की, आप दूसरी लीग देखते हैं 1 से 2 ओवर देखेंगे चेंज कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, तो हम लोग, हमारी PSL प्लेयर्स कहते हैं कि हम ना भी खेल रहे हो ना, हम घर पे भी हों, तो एटलीस्ट हम लोग पूरा मैच देखते हैं कि क्या क्रिकेट हो रही है, क्या PSL हो रही है। फाइनेंशियली वाइज IPL का कोई मैच नहीं है, स्टैंडर्ड भी उनका ज़बरदस्त है, लेकिन उसके बाद अगर जो देखी जाती है क्रिकेट वो PSL देखी जाती है और मज़ा भी आता है। और एज ए ज़ल्मी प्लेयर्स आपने जैसे कहा कि परफॉर्मेंस का, तो मुझे खुशी होती है कि जब अच्छी बॉलिंग के खिलाफ आप परफॉर्म करें और टीम जीते। और पेशावर ज़ल्मी को इसलिए क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। उसमें से आप देखें कि हम पहले एडिशन से टीम के साथ हैं, मैं हूँ, वहाब है, असगर 3 साल रहा, हफीज़ रहा, हसन अली रहा 5 साल, अब वो इस्लामाबाद के लिए चला गया। लेकिन हमारी जर्नी बड़ी अच्छी रही है और एक फैमिली की तरह सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हम लोग। हमारा किसी लड़के में ये एंगल नहीं है कि यार मैं कर लूँ टीम जीते या ना जीते, एम यही है कि टीम जीते हैं। इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप? अकरम साहब को देते हैं या सैमी साहब को देते हैं या जावेद साहब को देते हैं जो ऑनर जावेद अफरीदी? देखिए, जावेद भाई भी मैं ऑनेस्टली बताऊँ, एक दिन 5 सीज़न हो गए, एक दिन ड्रेसिंग रूम में नहीं आए। अच्छा। ना पूछने आए हैं, ना कभी उन्होंने किसी लड़के को कहा कि प्रेशर दिया या प्रेशर डाला। वो सिर्फ एक टीम को ऑनर आते हैं, बल्कि वो कहते हैं किसी लड़के को कोई प्रॉब्लम हो मेरे पास ज़रूर आए। और बाकी जो टीम को संभाला हुआ ना क्रिकेट को, वो है मोहम्मद अकरम ने, जिन्होंने बड़े प्यार से हर लड़के को रखा हुआ है और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ले रहे हैं। ड्रेसिंग रूम का माहौल उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रखा हुआ, टेंस नहीं रखा हुआ। इतना बुरा टाइम आया ज़ल्मी पे, एक टाइम पे ये मैच दोनों जीतने हमारे पास 2 साल पहले ज़रूरी थे, 3 साल, यकीन करें उस वक्त भी पैनिक नहीं होने दी, मोटिवेट किया। ये अच्छे कोच की निशानी है। उसके बाद
कप्तान, नो डाउट चैंपियन कप्तान है, 2 T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, डैरन सैमी, और जैसे वो टीम को लेके चलता है और एज ए कप्तान ही वो कामयाब है, आपने देखा होगा। और जैसे काम लेता है, जैसे डिसीजन लेता है, तो देखिए ये मिल के एफर्ट है। जो ज़ल्मी बनी और ज़ल्मी परफॉर्म करी है, हर लड़का परफॉर्म करता है जब भी ज़रूरत पड़ती है। भाई लास्ट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में इतने साल बाद क्रिकेट वापस आई और अभी जिस तरह बड़ी टीमों ने भी आना शुरू कर दी है, इसके हवाले से लास्टली आप क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे, या कितनी बड़ी चीज़ है अपने मुल्क में दोबारा क्रिकेट होना? देखिए क्रिकेट तो बाद में, ये बड़ी खुशी की बात है, कोई बड़ी टीम आई है। साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट 13-14 साल के बाद आई है, और बाकी टीमें भी अभी इंशाल्लाह आएंगी। देखिए इसमें क्रेडिट PCB को ज़रूर जाता है, हमारी PSL की मैनेजमेंट को जाता है, जिन्होंने डिसीजन लिए, PSL करवाई। 2015 से ये काम शुरू हुआ, जिम्बाब्वे टीम को स्टेप बाय स्टेप बुलाना, फिर श्रीलंका को, वर्ल्ड 11 को, वेस्ट इंडीज़ को बुलाना। तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट है जिसकी वजह से ऐसी टीमें आई हैं, उनको कॉन्फिडेंस आया, और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जैसे मिला टीमों को, वो जाके बताते भी रहे हैं। डुप्लिसी ने भी जैसे बात की, जब मैं वर्ल्ड 11 के साथ आया था तो मुझे कितना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, फिर PSL में भी आया, तो ये चीज़ बड़ी मोटिवेट करती है। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तानी क्रिकेट ग्रो करे और ये खुशियाँ जो अपने कंट्री के अंदर क्रिकेट को देख के हमें नज़र आती हैं वो इसी तरह रहे। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि आप और आपके भाई जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया वो दोबारा कमबैक करें और इसी तरह जिस तरह पहले नाम रोशन किया दोबारा करें। नाज़रीन, आपने कामरान अकमल की गुफ्तगू सुनी, होपफुली आपको तमाम ये इंटरव्यू बड़ा पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।